नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी 1 फरवरी को भारत का नया बजट आया है, जिसे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया। चलिए हम आज इसके ऊपर बात करते हैं कि इससे हमको क्या फ़ायदे होने वाले हैं और हमारे देश का किस तरक्की की राह पर कहाँ तक आगे बढ़ चुका है और कैसे आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे मेन जो विजन्स हैं बजट के। तो बजट के विज़न हैं कि सबसे पहली बात अमृतकाल के ऊपर बात की गई है कि ये इस साल को अमृतकाल में 75 ईयर्स पूरा होने के बाद लिया जा रहा है। तो सबसे पहला है इसमें तीनों विज़न में युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ। दूसरा है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, रोजगार सृजन में वृद्धि, यानी कि रोजगार का क्रिएशन काफ़ी किया जाएगा। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यानी कि बहुत ही सुदृढ़ और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण। तो ये तीन चीज़ों का तीन जो विजन है मेन, इनके ऊपर बजट पूरा फोकस है। अगर हम बात करें कि 7 जो प्रायोरिटी हैं बजट की, सप्तऋषि के नाम से इसको बताया गया है। और ये जो 7 प्रायोरिटी हैं, इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि समावेशी विकास, विकास चारों तरफ हो। दूसरा जो है रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि अंतिम छोर तक, लास्ट आदमी तक पहुंचने का प्रायोरिटी रहेगा। ऐसा नहीं कि जो जो सामने मिल रहे हैं उन्हीं उन्हीं को खाली वेलफेयर दे दो, डेवलप कर दो। लास्ट माइल तक जो है आपको पहुंचना है, भारत के हर कोने में जो है आपको पहुंचना है और वहाँ पे विकास करना है। नेक्स्ट है यूथ पावर, युवा शक्ति का पूरी तरह से जो दोहन होना चाहिए। और युवाओं का जो हमारा देश काफ़ी यूथ है, तो उसके ऊपर उनका युवा शक्ति के ऊपर फोकस रहेगा अमृतकाल में। फाइनेंशियल सेक्टर में, वित्तीय क्षेत्र में भी डेवलपमेंट की बात की जा रही है। इसके अलावा ग्रीन ग्रोथ, यानी कि हरित विकास के ऊपर फोकस है। इसके अलावा है अनलीजिंग द पोटेंशियल, यानी कि जो पोटेंशियल्स हैं लोगों की, जो क्षमताएं हैं, उनको और ज़्यादा उभारना है, अनलीज करना है। और सातवां है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना और निवेश के ऊपर जो है बढ़ावा देने के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाए। अब हम बात करें तो गवर्नमेंट का जो विज़न है, 3 विज़न है जिसके ऊपर अभी चल रही है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट का एक कोट है फेमस, सबका साथ सबका विकास और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि समावेशी विकास। इसमें अगर हम एग्रीकल्चरल और कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करें, जिसको कि कृषि और सहकारिताएं बोलते हैं, तो इसमें डिजिटल सार्वजनिक और संरचना का निर्माण है, किसानों के लिए सुलभ समावेशी और शिक्षाप्रद प्रसाधन समाधान। इसके अलावा कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा। बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, इसमें उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्य क्षेत्र को 20 लाख करोड़ का ऋण आवंटन करने के लिए इसमें बजट में प्रपोजल किया गया है। इसके अलावा अगर हम मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, जिसको हम बोलते हैं मिलेट्स, जिसको हम श्री अन्न बोलते हैं या मोटा अन्न बोला जाता है, इसको भी विकास बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा जो है काम किया जाएगा। इसमें IIMR हैदराबाद को काफ़ी सहायता दी जाएगी ताकि वो डेवलप करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, IIMR। इसके अलावा सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी, तो स्टोरेज कैपेसिटी को भी जो है बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जाएगा। अगर हम जो है पिछले सालों के कृषि क्षेत्र के जो वृद्धि हुई है, ऋण जो गवर्नमेंट जो बहुत तरह के जो है क्रेडिट्स देते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर को, और फ्रूट ग्रेड प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ा हुआ है, तो वो हम इस चार्ट से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हेल्थ के ऊपर बात करें, तो सबका साथ सबका विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जो हेल्थ आता है, वो इसमें 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा
सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का मिशन जो है शुरू किया जाएगा, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आईसीएमआर की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के ऊपर काम किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य और शिक्षा में व्यय में काफ़ी वृद्धि की जा रही है, जिसमें हेल्थ में जो है पहले पिछले सालों में फाइनेंशियल ईयर 19 में जहां 1.4 था, तो अभी जो है इसमें 2.1% पे पहुंच गया है। इसी तरह से एजुकेशन में 2.8 पहले था, अब 2.9 पे पहुंच गया है। अगर हम बात करें एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रस्तावित किया जाएगा। तो इस तरह के कार्य जो है किए जाएंगे। और इसके अलावा आप सभी के लिए जो बहुत सारे जो सुविधाओं की बात करें, एकोमोडेश सभी को जो एकोमोडेट करता है सुविधाएं, तो ग्रामीण घरों में 9 करोड़ नए पेयजल कलेक्शन किए जाएंगे। इसके अलावा पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी ट्रांसफ़र किया जाएगा। इंश्योरेंस कवर पीएमजेजेवाई और पीएमएसबीवाई के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर, 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते, एसबीएस के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए। इसके अलावा उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 202 करोड़ कोविड टीके, ये सब जो है गवर्नमेंट ने अपनी उपलब्धियां गिनाया है, जो कि पिछले साल में इन्होंने किया है। वृद्धि जो है लगातार बनी हुई है, ये इन्होंने इस चार्ट के जरिए बताया गया है। और बेरोजगारी की दर में काफ़ी तेज़ी से जो कमी आ रही है उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी बात किया है। अभी इनका जो मेन फोकस है कि अंतिम छोर तक पहुंचना है, तो कम्युनिकेशन और वाटर बाकी जो बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं उसके अंदर जो है लास्ट माइल पहुंचने का जो रीचिंग द लास्ट माइल है, इसमें प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन विकास मिशन शुरू किया गया है। इसके अलावा कर्नाटका के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता, 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए आधिकारिक शिक्षकों की भर्ती करना, प्राचीन पांडुलिपि के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना, तो ये सारे काम हैं। इसके अलावा अगर हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इंसेंटिव टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन। इसके गुणक प्रभाव ये होंगे, मल्टीप्लायर इम्पैक्ट की विकास और रोजगार में वृद्धि होगी। तो इसमें पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है। इसके अलावा अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी करना, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय, पत्तनों कोयला इस्पात उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु 100 परिवहन और परियोजनाएं। तो इस तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी परियोजनाओं के बारे में जो है बात किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दी अनलीजिंग द पोटेंशियल ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, यानी कि क्षमता उभारने के लिए सरकार ने किस तरह से क्या क्या किए हैं, तो ये उपाय जो किए गए हैं इसमें भारत में एआई का निर्माण, 3 शैक्षिक संस्थानों में विशेषकृत एआई केंद्रों की स्थापना करना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों में एआई आधारित समाधान मिलेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू करना, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, जिससे स्टार्टअप और एकेडमीज जो हैं उनके द्वारा अनुसंधान के लिए गुणनामी आंकड़ों का पहुंच संभव बनाएगा। इसके अलावा विवाद से विश्वास, लेस स्ट्रिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, तो इसके अंदर एसएमई के लिए लचीला संविधान निष्पादन है, जिसमें कोविड अवधि के दौरान प्रभावित एसएमई को राहत दिया गया है। विवाद से विश्वास में सुगम और मानकीकृत समाधान स्कीम बनाई गई है। इसके अलावा ई कोड का चरण 3 शुरू किया जा रहा है। एंटिटी डिजी लॉकर, इसके अलावा जो 5G के ऊपर 100 लैब्स 5G सर्विसेज के लिए सेटिंग अप हो रहे हैं। R&D ग्रांट फॉर लैब
ग्रोन डायमंड्स, ये सब चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रीन ग्रोथ के ऊपर, तो पीएम प्रणाम जो है की शुरुआत की जा रही है। संघीय राज्य क्षेत्रों में वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र बनाए जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर दी गई हैं। अब हम अगर यूथ पावर के ऊपर बात करें, तो पीएम KVY 4.0 की शुरुआत PMVKY 4.0 की शुरुआत हो रही है। इसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं और यूनिटी मॉल स्थापन के लिए राज्यों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब हम फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अगर बात करें, तो सेटिंग अप ऑफ नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, यानी कि राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना। इसके अलावा इससे क्या होगा, ऋण देने में दक्षता लाया जाएगा। केंद्रीय डेटा संसाधन केंद्र की स्थापना, साथ ही महिला सम्मान बचत पत्र, 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बारगी नई लघु बचत योजना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत सारे लाभ, 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख तक जो है बचत योजना का जो है अधिकतम धनराशि कर दिया गया है। MSME के लिए ऋण गारंटी स्कीम है, 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त जो है इसमें प्रोविज़न किया गया है। इस तरह से बहुत सारे पहल किए गए हैं। अगर हम फिस्कल मैनेजमेंट की बात करें, तो राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और राज्यों के राजकोषीय घाटा जो है GSDP का 3.5% किया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे और काफ़ी काम किए गए हैं। अगर हम टैक्स प्रपोजल की बात करें, तो टैक्स प्रपोजल जो इस बार हैं, तो इसमें बहुत सारे जो है सरलीकरण किए गए हैं। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को काफ़ी जो है सरल किया गया है। उच्चतर निर्यात, उच्चतर घरेलू विनिर्माण, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन, हरित ऊर्जा गतिशीलता, इसमें सब में जो है काफ़ी काम किया गया है। लिथियम बैटरी के ऊपर बात करें, तो लिथियम बैटरी विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात, इससे जो है इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। मोबाइल कैमरा लेंसों से के आयात जो है इसमें, तो सीमा शुल्क में काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं, जिससे आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलेगा। अभी हम अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर लोगों की सबसे ज़्यादा वो रहती है, खास करके जो सर्विस सेक्टर है। तो इसमें जो है बोझ कम करने का, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना, नागरिकों को कर राहत प्रदान करने का जो है काम किया गया है। करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटों के भीतर संसाधित किया गया। औसत संसाधन अवधि 8 वर्षों में 93 दिन से घटाकर 16 दिन रह गई। इसके अलावा इस साल 6.5 करोड़ से अधिक विवरणियों को संसाधित किया गया। तो निजी कर को सरल बनाया गया है। इसमें जो है टैक्स स्लैब्स जो बनाए गए हैं, वो पहली बात तो नई कर व्यवस्था में आयकर छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। इसके अलावा अगर आप 0 से 3, पहले 2.5 लाख तक था कि कोई आपका टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब 0 से 3 लाख तक जो है कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख तक 5% है, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 लाख से ऊपर जिसकी आय है उसको 30% देना पड़ेगा। इसके अलावा नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक आय पर जो उच्चतम सबसे ज़्यादा जो सरचार्ज लगता था, वो 37% से घटा के 25% कर दिया गया है। वेतनभोगी और पेंशनभोगी श्रेणी के करदाताओं के लिए मानक कटौती और लाभ नई कर व्यवस्था में दिए गए हैं। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है इसमें हैं। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी किए गए हैं। 31 मार्च 24 तक विनिर्माण शुरू करने वाले सहकारी समितियों को 15% कारपोरेट कर का लाभ दिया जाएगा। और इसके अलावा PACS और PCARDB द्वारा नकद में जमा एवं ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख की उच्चतर सीमा की गई है। सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी पर
TDS के लिए 3 करोड़ की उच्चतर सीमा है। और इसी तरह स्टार्टअप्स के लिए आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख का 1 वर्ष तक विस्तार किया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप की शेयरधारिता को निगमन के 7 वर्ष से 10 वर्ष में परिवर्तन के हेतु हानि को अग्रनीत करने का लाभ दिया जाएगा। तो ये सारे बहुत सारे टेस्टेड हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो रुपया आता कहाँ से है और जाता कहाँ पे है, ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को जानना चाहिए। तो जो रुपया आता है वो सबसे पहले इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स से 15% आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7% आता है। कॉरपोरेशन टैक्स 15%, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 17%, सीमा शुल्क ये 4%, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां हैं 2%, कर रहित प्राप्तियां हैं वो 6%। इसके अलावा ऋण और बाकी जो देयताएं हैं उससे 34% का आता है। तो इस तरह से जो है टोटल जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास जाता है। अब ये कैसे जाता है, और जाने के लिए अगर हम बात करें तो पेंशन वगैरह में जो पेमेंट करती है गवर्नमेंट 4%, और बाकी अन्य व्यय हैं वो 8%, करों और शुल्कों राज्यों का हिस्सा जो है वो 18% है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण के ट्रांसफर्स में जो है 9%। इसके अलावा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जितनी भी हैं उसमें 17%, डिफेंस के ऊपर 8%, सब्सिडीज़ के ऊपर 7%, केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं, जितनी स्कीम्स होती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, उन पे 9%। इसके अलावा जो गवर्नमेंट जो बहुत सारे वर्ल्ड बैंक और बहुत सारी एजेंसियों से लोन लेती है उसके पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट करने में इसको 20% का पेमेंट करना पड़ता है। अगर हम स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ की बात करें कि किसको क्या क्या दिया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लगभग 5.94 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 2.70 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 2.41, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को 2.06, होम अफेयर्स को 1.96, केमिकल फर्टिलाइजर 1.78, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1.60, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 1.25, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1.23 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस तरह से ये जितने भी मंत्रालय हैं उनको। इसके अलावा जो प्रमुख स्कीम्स हैं उनके लिए जो आवंटन किया गया है, अगर हम उनके ऊपर बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी जो है अच्छा प्रपोजल दिया गया है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के लिए बहुत अच्छा फंड रखा गया है 70,000 करोड़, और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 5,943 करोड़। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ तो ये दिए गए हैं। इसके अलावा ईवी का त्वरित अंधीकरण और निर्विघ्न फ्रेम के लिए, इसके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए 5,172 करोड़। पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है उसके 2,491 करोड़। तो इस तरह से जो है बहुत सारे डेवलपमेंट प्लान के लिए भी गवर्नमेंट ने प्लान किया है। तो ये कुल मिला के काफ़ी अच्छा बजट है और काफ़ी उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। आज की बात यहीं तक। थैंक यू। आगे मिलेंगे। जय हिंद।